नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एड्यूजब टीच प्लेटफॉर्म पर। आज हम एक विशेष बात पढ़ेंगे जिसमें हमने अब तक जो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा है उस पद के बारे में जो प्रश्न बनते हैं भारत के संविधान के लिए, उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले आज की क्लास एक में कोटेशन के साथ शुरू करूंगा कि उठो, जागो और तब तक प्रयास करो जब तक आपको अपनी सफलता न मिल जाए। मतलब आपको तब तक पढ़ना है जब तक आपका अंतिम सिलेक्शन न हो जाए। तो दोस्तों विद्यार्थियों, एक निवेदन भी रहेगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो राष्ट्रपति प्रश्नोत्तरी में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रपति प्रश्नोत्तरी में मैं राष्ट्रपति पद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनने जा रहे हैं उन प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करूंगा, कैसे प्रश्न अधीनस्थ बोर्ड और विभिन्न एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। तो बिना समय गवाए पहले प्रश्न के साथ, तो ये रहा आपके लिए पहला सवाल। सवाल नंबर 1, राष्ट्रपति कार्यपालिका का होता है। मतलब राष्ट्रपति के लिए पूछा गया है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका में क्या भूमिका होती है। तो पहला ऑप्शन रहेगा वास्तविक एवं संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक और संवैधानिक प्रमुख। दूसरा औपचारिक एवं वास्तविक प्रमुख। तीसरा औपचारिक एवं संवैधानिक प्रमुख। और चौथा ऑप्शन है वास्तविक एवं अनौपचारिक प्रमुख। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में देखा था। राष्ट्रपति भारत का एक ऐसा पद होता है जो खुद तो कोई कार्य नहीं करता, यानी स्वयं अपनी शक्तियों का प्रयोग नहीं करता। राष्ट्रपति की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग तो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्री परिषद करती है। तो पहली बात तो राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख नहीं होता है। तो जहां जहां पर भी आपको वास्तविक शब्द दिख रहा है वह आपके ऑप्शन गलत हो जाएगा। राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है। तो पहले ऑप्शन में वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति नहीं होता, पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में भी क्या है? वास्तविक प्रमुख राष्ट्रपति नहीं रहेगा। और तीसरे में आप देख रहे हो कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब आपके तीसरा सवाल उत्तर सही रहेगा। और चौथे में भी वास्तविक प्रमुख है। तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि राष्ट्रपति क्या होता है? राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख। पहली बात तो आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति आपके नाम मात्र का प्रमुख होता है। अब बात आती है संवैधानिक प्रमुख। तो संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है जिसे संविधान में प्रमुख बताया गया है। तो राष्ट्रपति को लिखा गया है अनुच्छेद 53 में कि संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में अंतर्निहित होगी। तो संविधान कहता है कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति नाम मात्र प्रमुख के साथ साथ क्या होता है? नाम मात्र के साथ साथ क्या होता है? आपके संवैधानिक प्रमुख। तो अगली बात आपको ध्यान रखनी है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख भी होता है। ठीक है। उसके बाद औपचारिक प्रमुख। औपचारिक प्रमुख का मतलब होता है जो औपचारिक रूप से होता है, मतलब कानूनन वास्तविक होता है, लेकिन शक्तियों का प्रयोग कोई और करता है, वो होता है अनौपचारिक। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? जिसे शक्तियां प्रदान की गई है ये होते हैं औपचारिक, और जो शक्तियों का प्रयोग करते हैं वो होते हैं अनौपचारिक। तो राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करी गई, इस प्रकार से राष्ट्रपति क्या होता है? औपचारिक प्रमुख होता है। तो तीसरा आपको ध्यान रखना है इसमें, राष्ट्रपति औपचारिक प्रमुख भी होता है। अब आपके सामने राष्ट्रपति के बारे में तीनों शब्द है। अब इन तीनों का मिलान करिए, कहां आता है? तो संवैधानिक, औपचारिक आपको ऑप्शन सी में देखने को मिलेगा। स आपके इसमें से रहेगा। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक और संवैधानिक प्रमुख होता है। सवाल नंबर 2 रहेगा आपके लिए, राष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ कथन है, उस पर आपको विचार करना है। 4 कथन लिखे गए हैं इसमें। सवाल नंबर 1 है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। दूसरा है, यह गरिमा व प्रतिष्ठा का पद होता है। यह तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है और इसका चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। अब आपको सत्य कथन, नीचे क्या लिखा है?
सत्य कथन बताइए। इन चारों कथनों में से कितने कथन या कौन कौन से कथन सत्य कथन है, उनके बारे में आपको बताना है। तो हम देखते हैं कि कौन से कथन सत्य हैं। पहला ऑप्शन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। यह बात एकदम सही है, संघ की कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। दूसरा, यह गरिमा व प्रतिष्ठा का पद होता है। मैंने जब आपको राष्ट्रपति स्टार्ट करवाया था, प्रारंभ में बोल दिया था कि राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक है और राष्ट्रपति का जो पद होता है वह प्रतिष्ठा और गरिमा का पद होता है। तो ऑप्शन बी भी सही है, क्योंकि देश का सर्वोच्च पदाधिकारी वह एक अपने आप में एक बहुत महान व्यक्तित्व हो जाता है, इसलिए इसको प्रतिष्ठा और गरिमा का शब्द कहा जाता है, पद कहा जाता है। तीसरा आता है, अनुच्छेद 53(2) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति होता है वह भारत की जो तीनों सेना है, जल, थल और नभ, उसका सर्वोच्च सेनापति होता है। तो ऑप्शन 3 भी इसमें सही है। चौथा ऑप्शन क्या है, इसका चुनाव प्रत्यक्ष जनता द्वारा होता है। विद्यार्थियों, राष्ट्रपति का चुनाव, मैंने जो चुनाव की रीति बताई थी, पूरी प्रोसेस में मैंने कहीं पर भी प्रत्यक्ष शब्द का प्रयोग नहीं किया। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो आपके ऑप्शन 4 इसमें गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक मत प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से होता है। तो आपके ऑप्शन 1, 2 और 3 सही है। तो आप देखो इसमें ऑप्शन 1, 2, 3 में कहा है, तो सी वाला ऑप्शन सही है, जिसमें 1, 2 और 3 सही है। इस प्रकार के भी आपको सवाल देखने को मिलेंगे। सवाल नंबर 3 है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? अभी हमने देखा राष्ट्रपति का निर्वाचन तो प्रत्यक्ष जनता द्वारा राष्ट्रपति का नहीं होता है चुनाव। दूसरा ऑप्शन है वंशानुगत चयन। तीसरा है अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक विधि द्वारा। और चौथा है मनोनयन के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति जनता द्वारा नहीं चुना जाता। वंशानुगत राज्य व्यवस्था को भारत में खत्म की गई है, क्योंकि भारत एक गणतांत्रिक देश है। तीसरा ऑप्शन है वह एकदम सही है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से आनुपातिक विधि की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। राष्ट्रपति मनोनीत भी नहीं होता है, राष्ट्रपति का मनोनयन नहीं होता, अप्रत्यक्ष रीति से राष्ट्रपति का चुनाव होता है। सवाल नंबर 4 रहेगा वही कथन वाला आपके वापस, कि भाई सवाल क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन से अंग शामिल होते हैं? यानी राष्ट्रपति को जो निर्वाचक मंडल होता है एक पूरा, उस निर्वाचक मंडल में कौन कौन से सदस्य शामिल होते हैं? ऑप्शन 1 है संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन बी है, दूसरा है राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली व पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और संसद व राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य। तो विद्यार्थियों आप इसमें ध्यान से पढ़ें। मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचक मंडल होता है वह 3 अंगों से मिलकर बनता है। पहला अंग कौन सा है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो ऑप्शन 1 सही है इसका। दूसरा, राज्यों की जितनी भी विधानसभाएं, भारत के 28 राज्य है, उन 28 राज्यों में पाई जाने वाली जो विधानसभा है उसमें जो भी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होता है वे सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन दूसरा भी सही रहेगा इसमें। तीसरा सवाल है दिल्ली व पांडिचेरी। कौन सा? दिल्ली व पांडिचेरी संघ शासित प्रदेश की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, इसे भी बाद में शामिल किया गया था। तो आपके ऑप्शन तीसरा भी सही है और चौथा ऑप्शन
राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद और राज्य विधानमंडल के मनोनीत सदस्य, ध्यान रखें राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता। राष्ट्रपति के निर्वाचन में कोई भी मनोनीत सदस्य शामिल नहीं होता। इस प्रकार से आपके चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा इसमें कहां सही रहेगा, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है। स में आप देखिए 1, 2, 3 आपके इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6 रहेगा आपके, राष्ट्रपति के चुनाव में मत भार हेतु कौन सी जनगणना को आधार माना गया। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय कि जब हम राष्ट्रपति के विधायकों और सांसदों के मतभार को निकालते, उसमें हमने एक जनगणना का लिया था कि संबंधित राज्य की जनगणना से, जनसंख्या से उसके विधानसभा के सदस्यों का भाग देने पर हम क्या करते हैं, विधायकों का मतभार निकालते हैं। तो उसके लिए हमने एक जनगणना, देखो हर साल ये मतभार जनगणना चेंज नहीं होती है। 2026 तक हमारे लिए एक जनगणना रखी गई है, वह जनगणना है 1971 की जनगणना। 1971 की जनगणना को राष्ट्रपति के चुनाव में मतभार का आधार रखा गया, ये आपको ध्यान रखना है। अब 2026 के बाद जब अब जो जनगणना वर्तमान में चल रही है, अब आगे के जब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे तो आपके मतभार चेंज हो जाएगा, जनगणना का आधार चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इस प्रकार से हमने देखा राष्ट्रपति के चुनाव में मतभार हेतु 1971 की जनगणना को आधार माना गया है। सवाल नंबर 7 रहेगा, राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करना है, यानी सत्य कथन देखने हैं। तो पहला ऑप्शन है कि राष्ट्रपति के जब निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति आवेदन करता है तो उसे 50 अनुमोदक व 50 समर्थकों की आवश्यकता होती है। उसे 15,000 रुपए जमानत राशि नकद जमा करवानी पड़ती है। एक उम्मीदवार अधिकतम कर नामांकन पत्र जमा करवा, अधिकतम 4 है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, यहां पर आपको ध्यान रखना है, यहां पर आपके रहेगा 4। ये जो है ना, इसको आप थोड़ा सा 1 सेकेंड, हाँ इसमें आपको देखना है 4, ठीक है। अधिकतम 4 नामांकन पत्र जमा करवा सकता है। और चौथा ऑप्शन है चुनाव की अधिसूचना भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती है। तो 4 ऑप्शन ढंग से पढ़े, आपको इनमें से बताना है कि इनमें से क्या कोई ऑप्शन गलत है या सारे ऑप्शन सही है या एक सही है, वो आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 50 समर्थक और 50 अनुमोदक प्रत्येक उम्मीदवार को चाहिए होते हैं। अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी करता है तो उसके पास 50 अनुमोदक और 50 समर्थक चाहिए होते हैं। जो उसका अनुमोदन करेंगे, जो उसका समर्थन करेंगे, वह निर्वाचक मंडल के सदस्य होने आवश्यक है। तो पहला ऑप्शन सही है, यही है भारत में। दूसरी, अगर कोई उम्मीदवार राष्ट्रपति पद की दावेदारी करता है तो उसे रिजर्व बैंक के पास या भारत सरकार के कोष में 15,000 रुपए नकद जमा करवाने पड़ते हैं। तो यह भी ऑप्शन सही है। एक उम्मीदवार अधिकतम 4 आवेदन पत्र जमा करवा सकता है, यह भी सही है। क्योंकि अगर कभी कभी क्या होता है, एक आवेदन पत्र उसमें थोड़ी सी मिस्टेक, सिली सी मिस्टेक हो जाती है तो आवेदन खारिज हो जाता है, इसलिए प्रत्येक उम्मीदवार को 4 आवेदन पत्र जमा करने का अवसर दिया जाता है। अगला है भी, राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना किसके द्वारा जारी की जाती है। तो भारत का निर्वाचन आयोग राष्ट्रपति की निर्वाचन की अधिसूचना पुराने राष्ट्रपति के कार्यकाल से खत्म होने से 60 दिन के अंदर वो जारी करता है। अब 60 दिन शेष बचे राष्ट्रपति के, तो नए राष्ट्रपति के चुनाव की अधिसूचना निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी कर दी जाती है। चौथा ऑप्शन भी सही है। इस प्रकार से आपके 1, 2, 3, 4 चारों ऑप्शन सही है, ऑप्शन स सही रहेगा। उसके बाद अगला सवाल रहेगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, कितने वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान में वर्णित है। तो ऑप्शन अ है आजीवन, ऑप्शन ब 6 वर्ष, ऑप्शन स 5 वर्ष, ऑप्शन द 4 वर्ष। तो हमने देखा था राष्ट्रपति के कार्यकाल के दरमियान राष्ट्रपति का सामान्यतः कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का कार्यकाल हमारे संविधान के अंदर वर्णित है। लेकिन वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। अगला आता है सवाल नंबर 9, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। जब राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आता है तब उसे शपथ या प्रतिज्ञान कौन दिलाता है। ऑप्शन ए है भारत का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन ब है उपराष्ट्रपति, ऑप्शन स है लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन द है प्रधानमंत्री। तो भारत के राष्ट्रपति जब निर्वाचन जीतकर आता है तो उसको शपथ
या प्रतिज्ञान भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये दिलाता है। अगर वह नहीं है तो उपस्थित वरिष्ठतम न्यायाधीश यानी न्यायाधीश के द्वारा ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम किसका है? भारत के मुख्य न्यायाधीश का। नेक्स्ट सवाल है राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित, राष्ट्रपति को हटाने की प्रोसेस है उसका नाम है महाभियोग, उन कथनों पर विचार करना है। तो पहला है संविधान का अतिक्रमण करने पर महाभियोग चलाया जाता है। दूसरा है संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, यह एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। और चौथा है प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को या उस उम्मीदवार को या दावेदार को सूचना देना आवश्यक है। तो संविधान राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल एक ही आधार पर लगाया जा सकता है, वो है अगर राष्ट्रपति संविधान के प्रावधानों का अतिक्रमण करता है। ऑप्शन 1 सही रहेगा। उसके बाद है संसद के किसी भी सदन में यह प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। तो मैंने आपको बताया था चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। ठीक है, तो यह भी सही है। राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पूरी की पूरी अर्धन्यायिक प्रक्रिया होती है, मैंने महाभियोग प्रक्रिया में बताया था, यह भी सही है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू करने से पहले 1/4 सदस्यों के अनुमोदन के साथ राष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी आवश्यक होती है। 14 दिन पहले आप सूचना दोगे। अगर राष्ट्रपति 14 दिन तक कोई प्रतिक्रिया नहीं करता है तो ही राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इस प्रकार से चारों ऑप्शन ही सही है। तो ऑप्शन 10 सही रहेगा। 1, 2, 3, 4 चारों ही ऑप्शन आपके इसमें सही रहेंगे। सवाल नंबर 11, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति को, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। तो मैंने आपको बताया था कि भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को। भारत के उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है। और जब भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति को उसकी तत्काल सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देनी होती है। सीधा त्याग पत्र लोकसभा अध्यक्ष के पास नहीं जाता है, बल्कि अगर राष्ट्रपति ने त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को दे दिया है तो उपराष्ट्रपति का कार्य होता है कि वह उस त्याग पत्र की सूचना शीघ्र अतिशीघ्र किसको दे? लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करे। इस प्रकार से राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। सवाल नंबर 12, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की त्याग पत्र की सूचना किसे देता है? जब राष्ट्रपति के द्वारा उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दिया जाता है तो उपराष्ट्रपति सबसे पहले उसकी सूचना किसे प्रदान करता है? ऑप्शन 1 नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कैग, ऑप्शन बी उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। तो मैंने अभी बताया कि जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है तो उपराष्ट्रपति उसकी अतिशीघ्र सूचना लोकसभा अध्यक्ष को प्रदान करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही रहेगा। उसके बाद सवाल नंबर अगला 12-2 हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। राष्ट्रपति के लिए कौन से योग्यता आवश्यक है? राष्ट्रपति के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक है, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए? मैंने आपको 3 प्रकार की योग्यताएं बताई थी अनुच्छेद 58 के अनुसार। तो वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, राज्यसभा सदस्य चुना जाने का योग्य हो और चौथा है लोकसभा सदस्य चुना जाने का योग्य हो। इसमें से आप देखो राष्ट्रपति पद का दावेदार भारत का नागरिक होना चाहिए, पहली बात सही है। दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और तीसरी बात मैंने बताई थी आपको वह लोकसभा सदस्य चुना जाने के योग्य हो। तो ऑप्शन 4 तीसरा वह राज्यसभा का सदस्य बने, इसकी कोई योग्यता आवश्यक नहीं है। ठीक है, तो भारत का नागरिक हो, दूसरी बात 35 वर्ष आयु या उससे अधिक हो, तीसरी बात वह लोकसभा सदस्य चुना जाने के योग्य हो। इस प्रकार से ऑप्शन 1, 2 और 4 सही रहेगा। तो कौन सा सही है? 1, 2 और 4, ऑप्शन बी आपका इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? तो मैंने आपको वेतन में बताया था भारत के राष्ट्रपति को वेतन 5 लाख रुपए मिलता है। तो ऑप्शन अ सही है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 5 लाख रुपए वर्तमान में वेतन दिया जाता है और उसके कार्यकाल के दौरान उसके वेतन भत्तों में कोई कटौती नहीं होती है। अगला सवाल रहेगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों का निपटारा कौन करता है? यदि
राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उन विवादों का निपटारा कौन करता है? ऑप्शन ए निर्वाचन आयोग, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सी स्वयं राष्ट्रपति या संसद। ऑप्शन डी में रहेगी आपकी संसद। तो अगर निर्वाचन में किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो ऐसे विवादों का निपटारा आपके सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है और उसका निर्णय क्या होता है? अंतिम होता है। तो 14वें सवाल का आपके ऑप्शन बी सही रहेगा। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन में उत्पन्न विवादों का निपटारा करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। फिर बात आती है अगले सवाल की, समाधान की शक्ति का प्रयोग करते समय राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है? जब कोई व्यक्ति जिसको सजा दी गई है दीवानी या फौजदारी मामले के संबंध में और अगर वह राष्ट्रपति से दरख्वास्त करता है अपनी सजा को माफ करने या कम करने के लिए, तो राष्ट्रपति उसको स्वीकार करे या न स्वीकार करे वो तो राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है। लेकिन वह कौन सा विभाग है, वह कौन सा व्यक्तित्व है जिससे निर्णय देते समय राष्ट्रपति को परामर्श करना आवश्यक है? निर्णय राष्ट्रपति अपनी इच्छा से समाधान की शक्ति के प्रयोग में नहीं कर सकता। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री से, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति से, ऑप्शन सी गृह मंत्रालय से, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय से। तो समाधान की शक्ति का जब राष्ट्रपति प्रयोग करता है तो उसे भारत में जो गृह मंत्रालय होता है, जो गृह मंत्री होता है और उसके जो अन्य मंत्री होते हैं उनसे परामर्श करना राष्ट्रपति के लिए अति आवश्यक होता है। उसी के परामर्श पर वह निर्णय करता है। तो ऑप्शन स सही रहेगा। राष्ट्रपति समाधान की शक्ति का प्रयोग करते समय गृह मंत्रालय से परामर्श करता है। ठीक। ऑप्शन अगला सवाल, राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? तो मैंने आपको एक शक्ति बताई थी एक पदाधिकारी की कि राज्यसभा में वह 12 सदस्यों का मनोनयन साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा, आपको इन चारों नामों को ध्यान रखना है। ये सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आप नाम देखोगे इसमें आप देखोगे इसमें 4 नाम, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है राज्यसभा में? तो हमने इसमें देखा प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, इन चारों पदों में से कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन स सही रहेगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा के क्षेत्र में 12 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है। अगला सवाल रहेगा आपके लिए विद्यार्थियों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश कौन करता है? अब कभी कभी क्या होता है, राज्यों का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, तो उस स्थिति में उस राज्य की कंडीशन सरकार के हाथ में नहीं होती, राज्य सरकार के, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करना होता है, यानी केंद्र का शासन लागू करना होता है। तो सिफारिश कौन करेगा? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री, उस राज्य का विधानसभा अध्यक्ष, उस राज्य का राज्यपाल या उस राज्य का मुख्य सचिव। तो हमने देखा था जब किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है या फिर राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करती, तो उस राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है कि यहां पर आप क्या करें, राज्यपाल कहेगा कि आप यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू करें। तो ऑप्शन सही रहेगा इस सवाल का कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने के निमित्त राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। सवाल नंबर अगला रहेगा आपके, संसद के विश्रांति काल में, कौन सा काल है आपके? संसद का विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? तो आप देखोगे शक्ति किसके पास है, किसकी? विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने की। तो अध्यादेश जारी कौन करता है? तो आप देखोगे संसद के विश्रांति काल, इसका मतलब है पूरे भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है। तो ऑप्शन ब सही रहेगा। अनुच्छेद कौन सा है? तो अध्यादेश जारी करने के संबंध में आपके अनुच्छेद ध्यान रखना है, वह है अनुच्छेद
राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करता है, उसके पास ये शक्ति होती है। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? जो विदेशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती है, विभिन्न प्रकार के समझौते होते हैं, उसमें नाम किसका प्रयोग किया जाता है? करते कोई और है और नाम किसी और का होता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री के नाम से, विदेश मंत्री के नाम से, गृह मंत्री के नाम से या फिर राष्ट्रपति के नाम से। ये सारे तो केवल काम करते हैं और जो ऊपर वाले तीन नाम है, प्रधानमंत्री है, विदेश मंत्री है, गृह मंत्री है, और समझौते और संधियां होती किसके नाम से? तो भारत के राष्ट्रपति के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते किए जाते हैं। तो सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय संधियां व समझौते किसके नाम से किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के नाम से अंतर्राष्ट्रीय संधियां एवं समझौते किए जाते हैं। अगला सवाल आएगा, राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत विधि या तथ्य के संबंध में किससे सलाह लेता है? यानी अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के पास एक शक्ति होती है जिसके तहत वह विधि और तथ्य के मामले में अगर उसको कोई असमंजस होती है तो वह किसी एक विभाग से सलाह ले सकता है। वो विभाग कौन सा है जिससे अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह मशवरा करता है? ऑप्शन अ प्रधानमंत्री से, ऑप्शन ब भारत का उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन स भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन द नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। तो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति के पास एक न्यायिक शक्ति होती है। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत विधि या तथ्य के संबंध में उच्चतम न्यायालय से परामर्श कर सकता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा? परामर्श करने का उच्चतम न्यायालय। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने क्या सलाह दी? यह राष्ट्रपति के लिए बाध्य नहीं। राष्ट्रपति माने तो भी उसकी मर्जी और नहीं भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। अगला सवाल आता है आपके, राष्ट्रपति शासन किन आधारों पर लगाया जाता है? राष्ट्रपति जो शासन लगाया जाता है ना राज्यों में, उसके आधार कौन कौन से होते हैं? तो पहला, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार का आदेश न मानने पर, और ऑप्शन तीसरा है केंद्र सरकार द्वारा स्वेच्छा, केंद्र सरकार अपनी इच्छा मन मर्जी से लगा सकती है। तो केंद्र सरकार कभी भी अपनी मन मर्जी से किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती। हमारे संविधान के अंदर दो ही आधार है किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के। पहला आधार है यदि वह राज्य संवैधानिक तंत्र सफल हो जाने, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने, सॉरी यहां पर आपके ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन आपके रहेगा विफल, इसको आप कर दीजिए विफल, ठीक है। ये पूरा ही आप देख लीजिए, विफल हो जाने पर इसका ऑप्शन रहेगा विफल हो जाने पर, ठीक है, हो जाने पर। यानी राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन नहीं होगा, बल्कि अगर विफल हो गया तो लगेगा। तो ऑप्शन पहला आपके गलत है। ये लाइन को थोड़ा सा मैंने फेरबदल किया है, यानी अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र सफल है तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। अगर विफल हो गया ना तो लगा सकते हैं। पहला आधार क्या है? राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने की स्थिति में। दूसरा है सवाल आपके लिए, राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार का आदेश न मानने पर। अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार का आदेश नहीं मानेगी तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, ये सही है। और केंद्र सरकार अपनी स्वेच्छा से कभी भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगा सकती, तो ये ऑप्शन आपके गलत है। तो इस पूरे में आपको एक ये हटा दो, ठीक है, इसमें केवल एक ही मानो, इसमें अपने केवल एक ही ऑप्शन, ऑप्शन दो, ठीक है। ऑप्शन दो आपका सही रहेगा, केवल दूसरा ही इसमें सही है, क्योंकि पहले वाले में थोड़ी सी लाइन का फेरबदल है, तो दूसरा ऑप्शन सही। दो आधार कौन से हैं राष्ट्रपति शासन का आधार? तो राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर और राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार का आदेश न मानने पर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अगला सवाल है आपके लिए, राष्ट्रपति आपात उद्घोषणा का अनुमोदन संसद को कितने माह के भीतर करना होगा? जो ये राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति करता है, तो उसके कितने महीने बाद उसे संसद की स्वीकृति लेने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन अ में है 1 माह के अंदर, ऑप्शन ब में है 2 माह के अंदर, ऑप्शन स 3 माह के अंदर और ऑप्शन द है 6 माह के अंदर। तो राष्ट्रीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन संसद को 1 माह के भीतर करना आवश्यक है। राष्ट्रपति ने आपातकाल की उद्घोषणा कर दी है राष्ट्रीय, तो संसद को 1 महीने के अंदर उसका अनुमोदन करना आवश्यक होता है। अगला सवाल है आपके लिए, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट किससे सौंपता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शन अ
प्रधानमंत्री को, ऑप्शन ब लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन स राष्ट्रपति को और ऑप्शन द उपराष्ट्रपति को। तो नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारत के राष्ट्रपति को सौंपता है। तो किसको सौंपता है? भारत के राष्ट्रपति को। उसके बाद अगला सवाल रहेगा आपके, धन विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार पुनर्विचार हेतु लौटाया जा सकता है? जो संसद के अंदर लोकसभा धन विधेयक लाती है पैसे संचित निधि से निकालने के लिए, वह विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसे क्या पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है? लौटा सकता है। तो कितनी बार लौटा सकता है? ऑप्शन एक बार, ऑप्शन ब 2 बार, ऑप्शन स कितनी बार भी और ऑप्शन द 1 बार भी नहीं। तो विद्यार्थियों ध्यान रखें, जब लोकसभा के द्वारा कोई धन विधेयक लाया जाता है तो वह राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से लाया जाता है। पहले राष्ट्रपति से उसके बारे में पूछा जाता है और फिर वह धन विधेयक लाया जाता है। तो इस प्रकार से जब वह राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए जाता है तो राष्ट्रपति उसे एक बार में ही स्वीकृत कर देता है। राष्ट्रपति धन विधेयक को एक बार भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। ऑप्शन द सही है, राष्ट्रपति किसी भी धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। अगला सवाल है आपके लिए, कुछ कथनों पर विचार करें और इसमें आपको सही कूट का चयन करना है कि सत्य कथन कौन से है। राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। राष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख रुपए मासिक है और राष्ट्रपति की उपलब्धियां व भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं हो सकते। तो राष्ट्रपति को जो वेतन दिया जाता है वह भारत की संचित निधि से दिया जाता है। ऑप्शन 1 सही है। दूसरा है, राष्ट्रपति का वेतन, यहां पर है राष्ट्रपति का वेतन 3.5 लाख नहीं होता है बल्कि कितना होता है आपके 5 लाख। तो ये ऑप्शन आपके खोटा हो गया है। फिर तीसरा है, राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं किए जा सकते। एकदम सही है। जब राष्ट्रपति कार्य रूप में कार्य कर रहा होता है, पदावधि में होता है, तो उसकी उपलब्धियां और वेतन भत्ते कम नहीं किए जा सकते किसी भी कंडीशन में। तो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। इस प्रकार से सब पे आपको टिक करना है क्योंकि इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही बताए गए हैं। इस प्रकार से अगला सवाल आएगा आपके लिए, भारत के वे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति पद पर 2 बार आसीन हुए। एकमात्र ऐसा राष्ट्रपति है जो 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुआ है। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन स डॉक्टर जाकिर हुसैन और ऑप्शन द वीवी गिरी। तो भारत के वे राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जो 1952 में पहली बार, 13 मई 1952 से 1962 तक ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। एकमात्र राष्ट्रपति जो 2 बार इस पद पर आसीन हुए उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सवाल अगला रहेगा आपके, निम्न राष्ट्रपतियों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है। अब आपके सामने 5 राष्ट्रपति है, पहले कौन सा हुआ उसके बाद कौन सा हुआ, आपको उसका सीक्वेंस, आपको मैंने 18 नाम बताए थे पहली क्लास में राष्ट्रपति वाली, तो उस लिस्ट में आपको पढ़ना है कैसे नाम आता है। सबसे पहले हमने देखा राजेंद्र प्रसाद, वीवी गिरी, डॉक्टर राधाकृष्णन, शंकर दयाल शर्मा और नीलम संजीव रेड्डी। तो सबसे पहले आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हुए तो इसका आपके 1 होगा। उसके बाद दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन है तो इसका 3रा सही है। उसके बाद आपके राष्ट्रपति कौन बनते हैं, डॉक्टर राधाकृष्णन के बाद आते हैं वीवी गिरी, जाकिर हुसैन के बाद वीवी गिरी। तो वीवी गिरी इसमें आपका 2रा, ये भी सही। वीवी गिरी के बाद अगले राष्ट्रपति आते हैं आपके, आप देखोगे वीवी गिरी कार्यवाहक बनते हैं, उसके बाद मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फिर वापस वीवी गिरी के बाद आपके कौन आते हैं, फखरुद्दीन अली अहमद, और फखरुद्दीन अली अहमद के बाद आते नीलम संजीव रेड्डी। तो फिर आता है आपके नीलम संजीव रेड्डी और फिर बचा क्या, एक ही बचे शंकर दयाल शर्मा। इस प्रकार से आपके आंसर है 1 3 2 2 5 4। 1 3 1 वाले में आओ, ये रहा 1 1 3 2 5 और 4। इस प्रकार से ऑप्शन 10 सही रहेगा। आपको इसका एक क्रम देखना है, पहले कौन और बाद में कौन, सही काल क्रम में आपने इसको व्यवस्थित ऐसे करना है। ऐसे आपको 18 राष्ट्रपतियों का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद अगला आता है सर्वोच्च न्यायालय का एकमात्र न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना। कार्यवाहक राष्ट्रपति, ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बना, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति जो न्यायाधीश था आपको पता है, ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, डॉक्टर जाकिर हुसैन और शंकर दयाल शर्मा। तो भारत का एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बना उनका नाम था मोहम्मद हिदायतुल्लाह। जब वीवी गिरी ने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया तब मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, राष्ट्रपति के संबंध में असत्य कथनों पर विचार करना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से एक असत्य और
3 सत्य है, तो एक असत्य कौन सा है? इसका मतलब आपको चारों के बारे में आना चाहिए। बीडी जत्ती भारत के एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति है जिसने प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई। ऑप्शन ब है डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ऑप्शन स वीवी गिरी द्वितीय मतगणना के आधार पर जीते। और ऑप्शन द भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हैं। तो बीडी जत्ती भारत के एकमात्र कार्यवाहक राष्ट्रपति है जिन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई मोरारजी देसाई को। यह कथन सही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये ऑप्शन आपके इसमें असत्य है क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। और वीवी गिरी द्वितीय मतगणना के आधार पर जीते, ऑप्शन सही है। और द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है वो भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। अंतिम सवाल है आपके लिए विद्यार्थियों, भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे। ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन, ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन स वीवी गिरी और ऑप्शन द रामनाथ कोविंद। तो मैंने आपको बताया था एकमात्र राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी है जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। इस प्रकार से ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। ये 2 बार बने थे लोकसभा के अध्यक्ष, दूसरी बार इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर फिर इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था। इस प्रकार से आपके सामने पूरा का पूरा मैंने आपको एक राष्ट्रपति का, पहले मैंने आपको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ाया, फिर भारत में अब तक कौन से राष्ट्रपति हुए उनके बारे में बताया, और इस क्लास में मैंने आपको राष्ट्रपति से किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम्स में देखने को मिल सकते। क्या पता कुछ सवाल इन प्रश्नों में से आ जाए। मैटर से तो आना ही है, मैटर से सारे सवाल उठेंगे और आपके यहाँ से भी आएंगे। तो आपको केयरफुली तरीके से विद्यार्थियों पढ़ना है, विश्वास करना है इन प्रश्नों पर, पढ़ाई हुई मैटर पर विश्वास है तो हर सफलता आपके कदमों में है। धन्यवाद दोस्तों। आप एक कष्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में